नींव से करनी पड़ती है। यानी उसका इतिहास और इसका संविधान। बिल्कुल। और हमारे स्रोतों में इतिहास की शुरुआत ही वेद शब्द से होती है, जिसका अर्थ ही ज्ञान है, मतलब जानने की इच्छा। और ज्ञान की इसी इच्छा ने बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र मगध महाजनपद था। जी। मगध इतना शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि वहां बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे राजाओं ने एक केंद्रीकृत शासन खड़ा किया था। हाँ, लेकिन इस स्टडी गाइड में एक रोचक तथ्य भी है कि ब्रह्मदत्त मगध के शासक नहीं थे। सही कहा, वो तो काशी के राजा थे। और यही स्पष्टता परीक्षा में बहुत काम आती है। इसके अलावा जिस महान मौर्य साम्राज्य को हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं ना, उसकी कूटनीतिक और सैन्य नींव वास्तव में उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। बिल्कुल। और इतिहास हमेशा एक सीधी रेखा में तो चलता नहीं है। हाँ, ये तो है। इसमें कई ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों का भविष्य तय कर देते हैं। जैसे 1191 का साल ले लीजिए, तोराइन का प्रथम युद्ध। हाँ, ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी। जब चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया, तो उसने भारत में एक केंद्रीकृत अफगान शासन की स्थापना को कुछ समय के लिए रोक ही दिया था। बिल्कुल। लेकिन इतिहास को हम सिर्फ राजाओं के नजर से नहीं देख सकते। अगर हम आधुनिक भारत में आए तो 1881 में लॉर्ड रिपिन के तहत हुई भारत की पहली पूर्ण जनगणना का जिक्र मिलता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि ये जनगणना केवल लोगों को गिनने की कोई आम कवायद नहीं थी। तो और क्या थी? ये एक औपनिवेशिक शक्ति द्वारा अपने अधीन समाज की जाति, धर्म और व्यवसाय को डेटा में बदलने का पहला बड़ा प्रयास था, ताकि प्रशासन पर शिकंजा कसा जा सके। और इसी प्रशासन के खिलाफ जो गुस्सा था वो हमें 1857 के विद्रोह में दिखता है। जी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह केवल एक स्थानीय बगावत तो थी नहीं, वो ब्रिटिश विस्तारवाद के खिलाफ एक रणनीतिक मोर्चा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास उस दौर के आंखों देखे हाल मौजूद हैं। जैसे सीताराम पांडे की किताब, उन्होंने सिपाही से सूबेदार तक लिखी। या फिर विष्णु भट्ट गोडसे की माझा प्रवास ले लीजिए। ये किताबें इसलिए भी महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये हमें इतिहास किसी राजा या अंग्रेज अधिकारी की नजर से नहीं दिखाती। सही बात है। बल्कि जमीन पर मौजूद एक आम इंसान की नजर से दिखाती हैं। और देखिए, इतिहास के इन्हीं अनुभवों से सीखकर किसी देश के नियम बनते हैं। अगर हम भारत की राजव्यवस्था की बात करें जी, तो 1946 में स्थापित संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में जो काम किया वो अभूतपूर्व था। रुकिए, यहाँ मुझे एक बात जोड़नी है। हाँ, बताइए। लोग अक्सर कहते हैं कि भारतीय संविधान एक बेहतरीन डिश की तरह है जिसमें दुनिया भर के मसाले हैं। बहुत आम कहावत है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एनोलॉजी सही नहीं है। अच्छा? संविधान असल में एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS की तरह काम करता है। अरे वाह, ये नया है ना? ये बैकग्राउंड में चलता है, लेकिन ये तय करता है कि संसद, न्यायपालिका या कार्यपालिका रूपी कौन सा ऐप क्या कर सकता है और क्या नहीं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सटीक तुलना की आपने। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कोड्स हमने दूसरे देशों से अडॉप्ट भी किए हैं। जैसे ब्रिटेन से हमने कानून का नियम लिया, यानी कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल। और विशेषाधिकार रिट, ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, काफी तकनीकी लगता है। लेकिन असल में ये अदालतों के पास एक विशेष चाबी है जिससे वे सरकारी अधिकारियों को उनका कानूनी काम करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी संविधान के कुछ फिक्स्ड नियम हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत अहम है। जी। जैसे अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो तो वे सीधे उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। सही। और अगर देश के नक्शे में बदलाव करना हो, नए राज्य बनाने हो, तो ये काम अनुच्छेद 3 के तहत होता है। और संविधान का भाग 1, जिसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं, वो पूरी तरह से संघ और उसके राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। बिल्कुल। और इन सब नियमों की जो प्रस्तावना है, जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं, जी, उसमें न्याय, स्वतंत्रता और समता जैसे आदर्श तो हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें पूंजीवादी शब्द का कोई जिक्र नहीं है। और 1976 में एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट आया था जिसे हम 42वां संशोधन कहते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट, सही कहा। इसी के जरिए पहली बार नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रशासन चलाने के लिए लोक सेवा आयोगों का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। तो ये बात तो हो गई देश के इतिहास और उसके नियमों की। लेकिन अब उस भौतिक दुनिया की बात करते हैं
जिसके ऊपर ये सब खड़ा है। यानी भूगोल और विज्ञान। जी, स्रोत में भूगोल की शुरुआत पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं से होती है, अक्षांश जिन्हें डिग्री में मापा जाता है। और प्रमुख याम्योत्तर जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी दो बराबर गोलार्धों में बांटती है। अगर इन भौगोलिक पैमानों को भारत के नक्शे पर एक ऑडियो विजुअल की तरह उकेरा जाए ना, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। कैसी? उत्तर पश्चिम की तरफ महान थार मरुस्थल फैला है, जो जलवायु के रूखेपन को दर्शाता है। बिल्कुल। उत्तर से दक्षिण की ओर आए तो हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रृंखला मिलती है, जिसे शिवालिक कहते हैं। और पूर्व की ओर बढ़ें तो ओडिशा के तट पर सूरज की पहली किरणों का स्वागत करता ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर है। हाँ, और वहीं पास में महानदी अपना विशाल डेल्टा बनाती है। और दक्षिण की ओर अरब सागर में लक्षद्वीप के प्रवाल द्वीप है। और भारत के बिल्कुल नीचे वो पाक जल संधि है। जी, जो एक संकरे पानी के रास्ते की तरह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। लेकिन देखिए, भूगोल सिर्फ पहाड़ और पानी तो है नहीं, ये इंसानों के रहने की जगह भी तय करता है। सही बात है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ 17? हाँ, जरा सोचिए, 1 वर्ग किलोमीटर का विशाल इलाका और उसमें औसतन सिर्फ 17 लोग, बाकी सब घने जंगल और पहाड़। अद्भुत। लेकिन ये सब टिका किस पर है? भौतिकी के नियमों पर। मतलब ये भौतिक दुनिया काम कैसे करती है? देखिए, विज्ञान के नियम हर जगह एक समान काम करते हैं। भौतिकी में सबसे बुनियादी बल गुरुत्वाकर्षण बल है। जी। प्रकाश का व्यवहार भी भौतिकी ही तय करती है। जैसे हमारे घरों में लगा समतल दर्पण, ये हमेशा एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और वो जो सौर भट्टियों में इस्तेमाल होता है? हाँ, अगर गर्मी पैदा करनी हो तो वहां बड़े अवतल दर्पणों का इस्तेमाल होता है। ये सूरज की बिखरी हुई किरणों को पकड़कर एक ही बिंदु पर केंद्रित कर लेता है, जिससे भयंकर गर्मी पैदा होती है। अरे बाप रे। और एक टर्म है जो अक्सर विज्ञान की किताबों में डराता है, परिनालिका या सोलेनॉइड। हाँ, नाम तो ऐसा लगता है जैसे किसी रॉकेट का पुर्जा हो। अगर एक तांबे के तार को स्प्रिंग या बेलन के आकार में गोल गोल लपेट दिया जाए और उसमें से बिजली गुजारी जाए, तो वो तार एक शक्तिशाली चुंबक की तरह बर्ताव करने लगता है। यही सोलेनॉइड है। बहुत आसान कर दिया आपने। और भौतिकी में चीजों को नापने के लिए फॉर्मूले भी बहुत स्पष्ट हैं। जैसे कार्य का। जी, कार्य यानी वर्क तभी माना जाता है जब कोई बल लगाकर किसी चीज को कुछ दूरी तक खिसकाया जाए। इसका सूत्र है बल गुणा दूरी, और इसे नापने की इकाई जूल है। इसी तरह बिजली के दबाव या इलेक्ट्रिक विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं, और किसी तरंग की आवृत्ति को हर्ट्ज में। बिल्कुल। अब जरा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पर आते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी रसायनों से ही तो भरी है। हाँ, कदम कदम पर रसायन है। जैसे जब एक माचिस की तीली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है, तो घर्षण की वजह से जो चीज सबसे पहले आग पकड़ती है वो है सफेद फास्फोरस। और मैग्नीशियम धातु को जब हवा में जलाया जाता है तो वो एक बहुत ही चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। और खाने पीने की चीजें भी रसायन ही हैं। बिल्कुल। इमली में जो खट्टापन होता है वो उसमें मौजूद टार्टरिक अम्ल के कारण होता है। और सर्दियों में जो कोहरा सड़कों पर दृश्यता कम कर देता है ना, हाँ, वो क्या होता है? वो असल में हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदों का एक सस्पेंशन है, जिसे रसायन विज्ञान में द्रव गैस कोलाइड कहते हैं। अरे वाह। रसायनों की संरचना का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण कार्बन का एक रूप C60 फ्लोरीन है। जब वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप के नीचे इसे देखा तो वे हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि इसके 60 कार्बन परमाणु बिल्कुल एक फुटबॉल के आकार में जुड़े हुए थे। सच में, ये तो कमाल है। और आज हम जो हाइड्रोजन के लिए H और ऑक्सीजन के लिए O जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं ना, ये सुझाव सबसे पहले वैज्ञानिक बर्जीलियस ने दिया था। अच्छा, तो भौतिकी और रसायन के बाद जीव विज्ञान की बारी लाती है, यानी जीवन काम कैसे करता है। जी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि हर कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जो उसका कंट्रोल रूम है। और लुई पास्चर ने साबित किया कि चीजों के सड़ने या किण्वन के पीछे सूक्ष्म जीवों का हाथ होता है। लेकिन कोशिकाओं के अंदर पानी कैसे जाता है? इसके लिए परासरण यानी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। पानी के अणु एक झिल्ली के जरिए कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। और पौधों में वृद्धि के लिए एक विशेष ऊतक होता है, पार्श्व विभज्योतक। ये क्या करता है? इसे एक पेड़ की कमर की तरह समझें। इसी ऊतक के कारण समय के साथ पेड़ का तना या जड़ मोटाई में बढ़ते हैं। क्या बात है।
वैसे इंसानी शरीर तो खुद एक चलता फिरता कारखाना है। बिल्कुल है। हमारे पाचन की शुरुआत पेट में नहीं बल्कि मुंह में ही हो जाती है, क्योंकि हमारी लार में लार अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। पक्षाभि स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक होता है। ये झाड़ू की तरह काम करता है ना? हाँ, छोटे छोटे झाड़ू जो लगातार हिलते रहते हैं और बलगम को फेफड़ों से बाहर धकेलते हैं। और जब कोई बाहरी जीव जैसे प्रोटोजोआ शरीर में घुस जाता है तो वो पेचिश जैसी बीमारियां पैदा करता है। तो ये थे विज्ञान के सार्वभौमिक नियम जो पूरी दुनिया पर लागू होते हैं। लेकिन अब हम अपने ब्लूप्रिंट के उस सबसे बड़े हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जिसका इस परीक्षा में 40% वजन है, झारखंड। जी। इस राज्य का निर्माण केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक लंबे संघर्ष का परिणाम था। 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत 18 जिलों को बिहार से अलग करके झारखंड बना। और ये तारीख संयोग नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। यहाँ एक बात जो सच में ध्यान खींचती है, बिरसा मुंडा ने आखिर किस चीज के लिए लड़ाई लड़ी थी? वो लड़ाई केवल अंग्रेजों को बाहर निकालने की नहीं थी। हाँ, वो मुख्य रूप से मन और भूमि पर आदिवासियों के अधिकारों को बचाने की लड़ाई थी। इसी तरह 1855-56 के संथाल विद्रोह के नायक सिद्धो और कान्हू को भी हमेशा एक महान आदिवासी क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है। और झारखंड की पहचान इसकी भौगोलिक संरचना से भी है। इस राज्य का अधिकांश हिस्सा छोटा नागपुर पठार पर बसा है। और यही पठार दामोदर नदी का उद्गम स्थल भी है। लेकिन इस पठार की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की मिट्टी और उसके नीचे छिपे खनिज संसाधन। बिल्कुल। इतिहास में दिल्ली के सुल्तानों या मगध के राजाओं की इस क्षेत्र में गहरी रुचि क्यों थी? खनिजों की वजह से। हाँ, क्योंकि ये क्षेत्र लोहे और कोयले जैसे खनिजों से भरा हुआ था, जो हथियार बनाने और अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बहुत जरूरी थे। और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी तो अद्भुत है। अगर जलप्रपातों की बात करें तो सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात से पानी 98 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। और रांची में ही जोन्हा जलप्रपात और दशम जलप्रपात भी तो मौजूद हैं। दशम करीब 44 मीटर ऊंचा है ना? हाँ, लेकिन राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध है, जिसे बूढ़ा घाघ भी कहते हैं। और प्रकृति और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जमशेदपुर के पास दलमा वन्यजीव अभयारण्य है। और अगर ठंड के मौसम में पहाड़ों का आनंद लेना हो तो नेतरहाट है, जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। वहां का मैग्नोलिया पॉइंट काफी मशहूर है। प्रकृति का ये सम्मान यहाँ की आदिवासी संस्कृति के हर त्योहार में दिखता है। जैसे रोहिणी त्योहार। जी, यह बीज बोने की शुरुआत का प्रतीक है। करम त्योहार में करम देवता की पूजा होती है। और सरहोल तो यहाँ का बहुत बड़ा त्योहार है, जिसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी त्योहार में देवी सरना की भी आराधना होती है, जो प्राकृतिक आपदाओं से बचाती हैं। और सर्दियों के अंत में टूसू परब मनाया जाता है। संस्कृति की बात हो तो राज्य का फूल पलाश है, जो वसंत में पूरे जंगल को लाल कर देता है। और यहाँ के लोक गीतों में झूमर की गूंज है। और यहाँ का इतिहास पाषाण युग तक जाता है। शबर जनजाति का संबंध सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग से माना जाता है। प्रशासनिक तौर पर देखें तो 2011 के अनुसार झारखंड को 5 प्रमंडलों और 24 जिलों में बांटा गया है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और एसटी आबादी 26.2% है। राज्य पक्षी कोयल है। और खेलों में तो यहाँ के एथलीट्स ने कमाल ही किया है। प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में डंका बजाया। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे जैसी खिलाड़ियों ने ओलंपिक हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और 2025 के प्रशासन पर नजर डालें तो श्रीमती दीपिका पांडे सिंह के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय है। श्री हफीजुल हसन जल संसाधन मंत्री हैं। श्री इरफान अंसारी वित्त विभाग संभाल रहे हैं। और श्री दीपक बिरुआ श्रम मंत्री हैं। तो झारखंड के इस विस्तृत सफर के बाद अब हम अपने ब्लूप्रिंट के अंतिम 16% हिस्से पर आते हैं। जी, करंट अफेयर्स, विविध ज्ञान और गणित के चीट कोड्स। बिल्कुल, विविध करंट अफेयर्स में कुछ बहुत रोचक चीजें हुई हैं, जैसे कर्नाटक और ओडिशा में बैम्बू श्रिम्प नाम के जीव की पुनः खोज की गई है। खेलों में उबेर कप, जो महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, और बास्केटबॉल का ड्रिबलिंग शब्द चर्चा में रहता है। और कला के क्षेत्र में धेमुसा लोक नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। पेटा इंडिया ने 2025 के लिए अभिनेत्री रवीना टंडन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। किताबों की बात करें तो महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी थी। और 1951 में जो पहली बार दिल्ली में एशियाई खेल हुए थे, तब भारत ने 51 पदक जीते थे।
खेल पुरस्कारों में, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कहते हैं, उसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। इसी तरह साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू किए गए थे। 2025 के परिप्रेक्ष्य से दो तथ्य और महत्वपूर्ण हैं। भारत ने मालदीव के साथ एक सैन्य अभ्यास किया जिसे अभ्यास एक्यूवेरिन कहा जाता है। और पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ा कदम उठाते हुए बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2025 में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। यानी ये जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा पानी बचाता है। खेलों में आर्चरी प्रीमियर लीग को इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट चुना गया है। चलिए, और अब बारी है गणित की, जिसके चीट कोड्स का हम इंतजार कर रहे थे। हाँ, अगर कोई एग्जाम हॉल में है और वो चाय के मिश्रण वाला सवाल सामने आ जाए तो उसे कैसे विजुअलाइज करे? हाँ, सवाल था 30 रुपए की चाय और 40 रुपए की चाय को मिला के 36 रुपए का मिश्रण बनाना है जी। इसे एक तराजू की तरह सोचें, बीच में 36 रखें, एक तरफ 30, दूसरी तरफ 40। ठीक है। 40 और 36 का अंतर है 4, 30 और 36 का अंतर है 6। अनुपात बन गया 4.6 यानी 2.3। अरे वाह। तो अगर कुल मिश्रण 50 किलो है तो इसे 5 हिस्सों में बांटें। एक हिस्सा 10 किलो का हुआ तो 30 रुपए वाली चाय 20 किलो होगी, बिना किसी लंबे फॉर्मूले के। देखिए, गणित पूरी तरह से लॉजिक है। अनुपात को संतुलित करना भी ऐसा ही है। कैसे? अगर A.B इक्वल्स टू 5.6 है और C.B इक्वल्स टू 3.7 है, यहाँ B दोनों जगह पर है लेकिन उसके अंक अलग हैं। इसे जोड़ने के लिए हमें 6 और 7 का LCM यानी 42 खोजना होगा। तो AB हो जाएगा 35.42 और CB हो जाएगा 18.42। अब आप इन्हें जोड़ सकते हैं। ABC इक्वल्स टू 35, 42, 18। और औसत के सवाल, अगर कोई समांतर श्रेणी है, मान लीजिए 5 संख्याएं हैं, तो जो पहली और आखिरी संख्या का औसत होगा वही बिल्कुल बीच वाली संख्या का मान होगा। तो अगर औसत 42 दिया है तो बीच वाला पद भी आंख बंद करके 42 ही होगा। बिल्कुल। सापेक्ष गति का कंसेप्ट भी बड़ा मजेदार है। वो रेलगाड़ी वाला? हाँ, कल्पना कीजिए एक 1080 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में भाग रहे एक व्यक्ति को पार कर रही है। क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उनकी गति जुड़ जाती है। जी। अगर वे इसे 3 सेकंड में पार करते हैं तो कुल गति 360 मीटर प्रति सेकंड हुई। इसमें से आदमी की गति हटा दें तो रेलगाड़ी की गति 340 मीटर प्रति सेकंड निकल आती है। और प्रतिशत के सवालों में लोग अक्सर एक गलती करते हैं। क्या? अगर किसी का वेतन पहले 20% बढ़े और फिर 30% और बढ़ जाए तो लोग इसे सीधे 50% मान लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। 100 रुपए बढ़कर 120 हुए, अब 30% की बढ़ोतरी 120 पर होगी। 120 का 30% होता है 36, तो कुल हुआ 156, यानी नेट बढ़ोतरी 56% हुई। इसी तरह साधारण ब्याज में अगर दर 20% है और समय 5 साल है तो कुल ब्याज 100% हो गया। यानी 11,000 रुपए पर 5 साल का ब्याज खुद 11,000 रुपए ही होगा। जी। पाइप और टंकी के सवाल भी भिन्नों के खेल हैं। अगर 512 हिस्सा 25 मिनट में भरता है तो पूरा एक हिस्सा 60 मिनट में भरेगा, तो उसका 3/4 हिस्सा भरने में 45 मिनट लगेंगे। तो इतिहास के